इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार, A1 टीवी के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। हेलो डॉक्टर में अक्सर हम बात करते हैं वायरस की, बैक्टीरिया की, या फिर रोड एक्सीडेंट की, दुर्घटना की, कोरोना की, डिजीज की। पर कभी कभी बात हम खेल की कर लेते हैं, तो आपको हैरान होने की आवश्यकता नहीं। अभी अभी टेस्ट चैंपियनशिप खत्म हुई, IPL शुरू हो रहा है, ओलंपिक खेल सामने हैं और इन खेलों का भी डॉक्टरों से वास्ता है, मेडिसिन से वास्ता है, इलाज से वास्ता है। और इसी वास्ते को लेकर आज हम आपके सामने लेकर आए हैं डॉक्टर रजत जांगीड़ को। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है A1 टीवी के स्टूडियो में। महात्मा गांधी अस्पताल में स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड हैं, प्रोफेसर हैं। और ये राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश में एक ऐसा डॉक्टर है जो ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम के साथ डॉक्टर बनाकर भेजा गया, स्पोर्ट्स इंजरी के विशेषज्ञ के रूप में, और दुनिया के कई देशों में जिन्होंने जाकर पढ़ाई की। फुटबॉल में इंजरी हो तो कैसे इलाज किया जाए ये जानकर आए, क्रिकेट में हो तो कैसे हो, और स्पोर्ट्स इंजरी कहाँ कहाँ, कब कब, कैसे होती है, कैसे ठीक की जा सकती है, इसके लिए भारत में जो गिने चुने लोग खिलाड़ियों के साथ भेजे जाते हैं, टीमों के साथ भेजे जाते हैं, उनमें से डॉक्टर रजत जांगीड़ एक हैं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल नया विषय है, कोई जीवाणु, विषाणु, वायरस कुछ नहीं, खेल खेल की बात होती है आज, खेल खेल में। डॉक्टर साहब, आम तौर पर 3-4 बीमारियां या 3-4 तरह की चोट, जिस बीमारी तो नहीं, चोट कहता हूं मैं उसको, चोट आम तौर पर लगती है स्पोर्ट्स की इंजरी में। एक तो घुटने चले जाते हैं, एक मांसपेशियों का खिंचाव होता है, मसल, पुल मसल जिसको कहते हैं जी, और कंधे चले जाते हैं, खासतौर पर भाला फेंक वाले, शॉर्ट पुट वाले, जेवलिन थ्रो वाले, डिस्कस थ्रो वाले, इनके कंधे निकल जाते हैं। बॉलिंग करने वालों के भी निकल जाते हैं कंधे, बहुत सारी बात। और कभी कभी यूँ उंगली टूट जाती है कैच वैच पकड़ते वक्त, वो भी एक पार्ट है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स इंजरी की मोटे तौर पर क्या व्याख्या की जा सकती है, कैसे इसको पहचाना जाए, कैसे जाना जाए? जी, आमतौर पर आप देखें तो जो स्पोर्ट्स इंजरी है वो किसी स्पोर्टिंग एक्टिविटी में या किसी एक्सरसाइज में या किसी ट्रेनिंग में, इनमें से किसी भी अगर समय में कोई इंजरी होती है तो उसको स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी में अगर अपन कॉमनली देखें तो घुटने में जो इंजरी होती है वो काफ़ी कॉमन है। अगर जो कॉमनली अपने इंडिया में खेले जाने वाला खेल है तो वो क्रिकेट है, लेकिन अगर आप इंजरी का प्रोपोर्शन देखें तो क्रिकेटर्स काफ़ी अनकॉमनली इंजर्ड होते हैं। तो आप ये देखें कि फुटबॉलर, तो फुटबॉल इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं खेला जाता है, लेकिन फुटबॉल में इंजरी है वो काफ़ी कॉमन है, और फुटबॉल में नी इंजरी काफ़ी कॉमन है। और जो थ्रोइंग एथलीट्स है, जैसे आपने बताया कि डिस्कस थ्रो है, शॉर्ट पुट है, इन सब खेलों में सामान्यतः शोल्डर इंजरी काफ़ी कॉमन है। तो घुटने में अगर अपन देखें तो घुटने की जो लिगामेंट इंजरी है, जैसे जो घुटने के काफ़ी लिगामेंट्स होते हैं जिनमें 5 लिगामेंट्स कॉमन है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ACL जिसको बोलते हैं, ये इंजरी काफ़ी कॉमन है। और ये इंजरी इतनी कॉमन है कि स्पोर्ट्स इंजरी में या ऑर्थोपेडिक सर्जरी में वर्ल्ड में मोस्ट कॉमनली इसकी सर्जरी की जाती है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली इंजर्ड होता है और जो एथलीट्स है या स्पोर्ट्स पर्सन है वो बहुत कॉमनली से सफ़र रहते हैं, और ये सर्जरी है वो बहुत कॉमनली की जाती है। ये खेल के दौरान हो जाती है या खेल से रिटायर होने के बाद भी घुटने लोगों को जवाब दे जाते हैं कई बार, वो अलग चीज़ है? खेल में जो चोट लगती है वो काफ़ी अलग है जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं। जब एथलीट रिटायर होता है, या अगर आप सामान्य पॉपुलेशन, कॉमन पॉपुलेशन को देखें, तो उसमें जो घुटनों में प्रॉब्लम होती है उसको कहते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस या घुटनों में घिसावट। तो ये प्रॉब्लम है वो काफ़ी एक एज के बाद, जिसको अपन 45, अगर 45 से 50 के बाद में काफ़ी कॉमन रहती है। लेकिन जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनमें मेनली जो लिगामेंट में इंजरी है, या जिसको अपन कहते हैं मेनिस्कस, जो घुटने की बीच की गद्दी होती है, उसमें जो इंजरी है वो काफ़ी कॉमन रहती है। जी जी, और लिगामेंट्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं मेरे ख्याल से। लिगामेंट्स में काफ़ी इंजरी स्पोर्ट्स पर्सन में कॉमन है, लेकिन एज के साथ में जो कार्टिलेज है उसकी जो घिसावट है वो काफ़ी कॉमन है। जी,
डॉक्टर साहब एडी भी तो कई बार मुड़ जाती है और वो भी चोट होती है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो एंकल है वो स्प्रेन भी स्पोर्ट्स में काफ़ी कॉमन है। और जिन स्पोर्ट्स में सडनली डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, जैसे अगर कॉमनली अपन देखें तो फुटबॉल या रग्बी, इन स्पोर्ट्स में डायरेक्शन सडनली चेंज करनी पड़ती है, तो इस वजह से जो एंकल स्प्रेन है उसका जो लिगामेंट है उसमें जो इंजरी है वो काफ़ी कॉमन है। हॉकी में भी डॉक्टर साहब ऐसा ही है? हॉकी में सामान्यतः जो इंजरी होती है वो कॉन्टैक्ट इंजरी होती है, मतलब आप किसी दूसरे एथलीट के कॉन्टैक्ट में आते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, या हॉकी स्टिक से इंजरी होती है, तो इस तरह की इंजरी हॉकी में काफ़ी कॉमन है। जी जी जी। डॉक्टर साहब ये जो पुल मसल होता है, खिंचाव, मांसपेशी का खिंचाव, जी खास तौर पे धावक जो दौड़ता है आखिरी बिल्कुल छूने जा रहा होता है लाइन को और उस वक्त आ जाता है, पुल मसल हो जाता है, उसी से गिर पड़ता है आदमी और गोल्ड मेडल लेने वाला बिल्कुल पीछे हो जाता है। तो ये पुल मसल्स के क्या कारण है, इसकी क्या खिंचाव की वजह से? पुल मसल में जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व मसल होती है जो ज़्यादातर एथलीट्स को अफेक्ट करती है, आपने क्रिकेट खेलते हुए बहुत एथलीट को देखा होगा जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं और सडनली आप देखते हैं कि स्पाज्म आ गया और वो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है, जैसे बॉलर है तो वो बिल्कुल बॉलिंग नहीं कर पाता है। तो ये हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है जो सामान्यतः पुल्ड होती है। इसके अलावा जो काफ मसल्स है जिसको अपन गैस्ट्रोनिमियस और सोलियस नीचे दो मसल्स होती है, इनमें भी जो खिंचाव है वो काफ़ी कॉमन है। अगर कोई एथलीट है वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले रहा है और उसकी जो मसल्स है वो काफ़ी टाइट है, जिसकी प्रॉपर स्ट्रेचिंग और वार्म अप उन्होंने नहीं की है, तो उस केस में ये जो खिंचाव है वो काफ़ी कॉमन है। इसके लिए प्रॉपर ये रहता है कि कोई भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी करने से पहले जो खिलाड़ी है वो वार्म अप करे और मसल्स की अपनी स्ट्रेचिंग करें। और आपने ये कॉमनली गेम्स के ड्यूरेशन में भी ये देखा होगा कि एक फिजियोथेरेपिस्ट आता है और वो जो मसल है उसको स्ट्रेच करता है, जिससे जो स्पाज्म है वो रिलीव हो जाता है और उसका दर्द है उसमें राहत मिलती है। कुछ केसेस में उस पर जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो स्प्रे भी करता है, जिससे जो दर्द में है वो काफ़ी राहत मिलती है। पर वो दर्द जब खत्म होता है तो इसका मतलब सेंसिटिविटी कम होती है उस इलाके की, फिर इसलिए दर्द महसूस कम होता है, इंजरी थोड़ी खत्म होती है। नहीं, इंजरी उस समय पे खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन जैसे गेम्स के ड्यूरेशन में किसी को इंजरी होती है तो उस एथलीट की प्रायोरिटी ये रहती है कि उसको खेलता रहे। इस वजह से उसको एक स्प्रे किया जाता है, उसकी स्ट्रेचिंग की जाती है। अगर वो इंजरी सामान्य होती है तो उस केस में वो कंटिन्यू कर पाते हैं स्पोर्ट्स, और अगर इंजरी बहुत ज़्यादा सीरियस होती है तो उस एथलीट को ग्राउंड से हटा लिया जाता है और उसके हिसाब से आगे कुछ स्कैन्स हैं, अगर इंजरी ज़्यादा सीरियस होती है तो जिसमें एक्सरे स्कैन, MRI स्कैन, ये सब करवा के उसके हिसाब से आगे ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। डॉक्टर साहब ये जो आपने कहा कि स्प्रे करते हैं, क्या स्प्रे से उसकी दौड़ने की पावर कम होती है स्प्रे होने के बाद में, कि आप दवाई लग गई तो उसकी मसल्स कमज़ोर हो गई या मसल्स में इनसेंसिटिव हो गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम और भ्रांति है। लेकिन जो स्प्रे यूज़ किया जाता है उससे सिर्फ कुछ समय के लिए, जिसको अपन आधा घंटा या 1 घंटा माने, तो उस समय के लिए उसका सिर्फ पेन कम होता है, बाकी इंजरी पे उसका कोई असर नहीं होता। जी हाँ, जी हाँ। डॉक्टर साहब एक इंजरी ये भी होती है वेरी कॉमन, जिसको हेयरलाइन फ्रैक्चर कहते हैं, खासतौर पे हॉकी में स्टिक लगने से होता है कई बार, और कई बार हॉकी में बॉल लगने से हो जाता है, बॉल सीधी पाँव पे आके लगती है और वैसे फ्रैक्चर नहीं होता पर हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो फिर क्या आदमी को खेलना जारी रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए खेल? जो स्पोर्ट्स पर्सन में कॉमनली जो फ्रैक्चर होता है उसको अपन स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। हेयर लाइन फ्रैक्चर्स हैं उसको कहते हैं जिसमें जो हड्डी है, जो बोन है, वो अपनी जगह से अगर अलग सेपरेट नहीं हुई है तो उसको हेयर लाइन फ्रैक्चर कहते हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सन में कॉमन इंजरी है फ्रैक्चर्स की उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। जैसे कोई एथलीट है वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले रहा है और कुछ मसल्स उसकी टाइट है, तो कुछ स्पेसिफिक एरिया जैसे कि जो पैर की बोन्स हैं उसमें और जो सिन बोन जिसको टिबिया कहते हैं, उस बोन में जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है वो काफ़ी कॉमन रहता है। स्पेशली अगर आपका न्यूट्रिशन भी काफ़ी पुअर है तो उस जो पर्टिकुलर बोन है उस पर बार बार लोड पड़ने से, रिपीटेडली उस पर इंजरी होने से उस जगह पे फ्रैक्चर हो जाता है, जो कि हालांकि डिस्प्लेस इनिशियल लेवल पे नहीं होता लेकिन बाद में वो सेपरेट हो जाता है। तो इनिशियली स्ट्रेस फ्रैक्चर है वो हेयरलाइन फ्रैक्चर ही होता है, लेकिन बाद में वो डिस्प्लेस हो जाता है। तो अगर अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट करेंगे जिसमें एथलीट का न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा और साथ में उसको कुछ समय के लिए रेस्ट भी देना पड़ेगा। जैसे कि पिछले वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि विजय शंकर जो हमारे क्रिकेट प्लेयर थे उनको इंजरी हुई थी, तो वो एक टाइप की स्पोर्ट्स इंजरी ही थी जिसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर था। डॉक्टर साहब आप ओलंपिक में गए भारतीय टीम के साथ, और भी कौन कौन से खेल में गए भारतीय टीम के साथ?
बेसिकली मेरा जो उस समय पे अपॉइंटमेंट था वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से था। तो मैं ना केवल भारतीय टीम, बाकी जो विश्व की सभी अच्छा, टीम्स थी, सभी टीम्स के लिए थे? यस, जो विश्व की सभी टीम्स थी उनको अपनी सेवाएं दे रहा था। जो इनिशियल 10 डेज थे उसमें मुझे रियो ओलंपिक एरिना, जिसके अंदर में कि जिम्नास्टिक गेम्स थे, और जो हमारे एथलीट थे दीपा कर्माकर, उनके जो पूरे गेम्स में इवेंट में मुझे उनको जो अपनी सेवाएं हैं वो देने का मौका मिला। इसके बाद में मुझे जो पोस्टिंग थी, तो नेक्स्ट 20 डेज थे उसमें मेरी पोस्टिंग थी वो आपके जो रियो ओलंपिक गेम्स का मेन हॉस्पिटल था, जिसको अपन हेल्थ विलेज कहते थे, जिसमें सारी सेवाएं, एमआरआई स्कैन्स और बाकी जो बड़ी बड़ी सुविधाएं एथलीट्स को उपलब्ध थी, उसमें मेरी पोस्टिंग थी। तो जो विश्व के सारे एथलीट थे, जिसमें आपके जो रनिंग चैंपियन है उज़ैन बोल्ट, उनको भी इनफैक्ट अपनी सेवाएं देने का मौका मिला। वेरी गुड। डॉक्टर साहब, ये विषय तो हेलो डॉक्टर का नहीं है, फिर भी वैसे एक दर्शकों की तरफ से सवाल कर लेता हूँ कि दीपा कर्माकर गोल्ड मेडल जीतती जीतती 2-3 राउंड तक तो ऐसी थी, और उसके बाद में लास्ट में जाके वो कांस्य पदक से भी जरा सा पीछे रह गई बिल्कुल। वो क्या कोई इंजरी हो गई थी, क्या वजह थी, कुछ आपको पता हो तो बताएं। दीपा कर्माकर को ओलंपिक गेम्स में जाने से पहले ही कुछ इंजरीज थी, हालांकि उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत ही शानदार प्रदर्शन था। उनको कुछ इंजरी पहले से ही थी और उसके बाद में भी उनको कुछ इंजरीज थी, जिस वजह से वो कुछ, जिसको अपने कांस्य पदक आप कह रहे हैं, उससे चूक गई। मामूली सी चुकी, लेकिन पहले तो लग रहा था गोल्ड ही जीत के आएंगी। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि इस बार अपना जो मेडल है वो पूरा पक्का है, लेकिन कुछ कारणों से वो नहीं संभव हो पाया। डॉक्टर साहब, ये जो स्पोर्ट्स इंजरी है, इसमें कंधे की इंजरी भी बहुत होती है जी, खास तौर पे वॉलीबॉल खेलने वालों को, क्रिकेट में बॉलिंग करने वालों को, बास्केटबॉल खेलने वालों को, टेनिस वालों को, इनको कंधे की इंजरी काफ़ी होती है। इसकी क्या वजह है और क्या इलाज है इसका? बेसिकली जो कंधे में मोस्ट कॉमन इंजरीज होती है उनको अपन कहते हैं रोटेटर कफ मसल्स। जो आपकी कंधे में 4 मांसपेशियां होती है, कंधे के जोड़ में जो मेजर स्टेबलाइजिंग फैक्टर, या जिसको बोलते हैं कि कंधे को अपनी जगह पे रखने वाली जो वस्तु है, उसको बोलते हैं रोटेटर कफ मसल्स। तो इन मसल में उसकी अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है और वो बार बार उस पर लोड पड़ता है, जैसे अगर आप देखें तो बॉलर्स में वो कंधे की जो मांसपेशी है उसका बैलेंस प्रॉपर नहीं होने की वजह से जो मांसपेशी है वो ऊपर की बोन से बार बार टकराती है, और उस पर बार बार टकराने की वजह से जो मसल है वो इंजर्ड होती रहती है, और ये जो रोटेटर कफ मसल्स हैं इनमें टेयर हो जाता है। तो ये आगे बार बार बढ़ता रहते और ये समस्या है वो काफ़ी आगे बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, एक बीमारी होती है टेनिस एल्बो। जी, ऐसा लोग मानते हैं, बातचीत से ऐसा लगता है टेनिस खेलने वालों को ही होती होगी जी, पर मेरे ख्याल से बैडमिंटन खेलने वालों को भी होती है और कुछ और खेल वालों की भी होती है। जी, अगर आप देखें कि जो टेनिस प्लेयर्स हैं उसमें जो टेनिस एल्बो है वो काफ़ी अनकॉमन है। उनमें जिसको इंजरी कहते हैं उसको कहते हैं गोल्फर्स एल्बो, वो काफ़ी कॉमन है। और हिंदुस्तान में, इंडिया में जो मोस्ट कॉमन टेनिस एल्बो जिनमें होता है वो है महिलाएं। सामान्य कामकाजी महिलाओं में टेनिस एल्बो काफ़ी कॉमन है। जी बिल्कुल। और स्पोर्ट्स इंजरी नहीं है, स्पोर्ट्स इंजरी है लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन में इतनी कॉमन नहीं है। सामान्य कामकाजी महिलाएं हमारे पास में ये टेनिस एल्बो लेके आती है, जिसमें कि जो आपका एल्बो है उसके बाहर की साइड में एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पेन होता है। तो जो जिन एक्टिविटीज़ में आपकी जो ये हाथ की मसल्स है ये बार बार यूज़ होती है, तो ये पॉइंट पे बार बार लोड पड़ने की वजह से इंजरी हो जाती है। जैसे टेनिस में आप बार बार इस तरीके से स्मैश करते हैं तो आपके इस पोर्शन में बार बार लोड पड़ने से ये इंजरी होती है। इसलिए जो इनिशियली इसका जो नेम है वो टेनिस के ऊपर पे लिख दिया गया, लेकिन ये जो कॉमन है वो सामान्य कामकाजी महिलाओं में है, क्योंकि वो घर में आटा गूंदने का और इस तरह के जो कामकाज हैं वो करती है, तो बार बार लोड पड़ने से ये एल्बो के बाहर की साइड में पेन हो जाता है। डॉक्टर साहब, कोई इंजेक्शन लगा के कोई केमिकल डालते हैं इसमें घुटने में, और इसमें इंजरी होने पर क्या, या कुछ वो लिक्विड कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्या होता है जो भी? घुटने में अगर इंजरी होती है तो पहले के समय में इसमें स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता था, लेकिन आजकल वो आउटडेट हो गया है, वो प्रोसीजर अभी ऑलमोस्ट नहीं किया जाता है। इसकी जगह पे अभी PRP, जिसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें आपका स्वयं का ब्लड लिया जाता है और उसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो आपके घुटने में, कंधे में, आपके टेनिस एल्बो की इंजरी में, और आपके जैसे हील में पेन है उन इंजरीज में काफ़ी कॉमनली यूज किया जाता है। लोकली इंजेक्ट करते हैं? यस, उस जगह पे लोकली लगाया जाता है। उसके साथ में आपको कुछ फिजियोथेरेपी करनी रहती होती है, तो उसके बाद में आपको जो ये सारे दर्द है इनमें राहत मिल जाती है। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि जब आदमी दौड़ता है या खेलता है तो उसकी हड्डियाँ भी काम करती, मतलब हड्डियाँ, जॉइंट्स भी काम करते हैं और मसल्स भी काम करती हैं। जी,
मेरे एक इम्प्रेशन है मुझे कि मसल्स जितनी पावर से काम कर सकती होती है, जितनी ताकत उनमें होती है, उससे ज़्यादा आदमी काम करता है तब स्ट्रेस आता है हड्डियों पर, जॉइंट पे। या तो दबाव को मसल झेल लेती हैं, जैसे धावक है, दौड़ रहा है, मसल्स पूरा दबाव झेल रही हैं। द मोमेंट मसल्स जितना दबाव झेल सकती हैं, जितना एक्सरसाइज कर सकती हैं, उससे ज़्यादा एक्सरसाइज आदमी करता है तब घुटने पे आता है, ऐसा हड्डी पे आता है, जी बिल्कुल, और तब जॉइंट फेल होता है। जी सही है, मैं कह रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें ऐसा होता है कि जो घुटना है उसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं कार्टिलेज। तो कार्टिलेज है वो घुटने में सबसे ज़्यादा लोड होती है। अगर आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथ रहेंगी, मतलब उसमें ताकत रहेगी, तो आपके घुटने पे लोड कम रहेगा। तो उस केस में घुटना है उसमें जो डैमेज है वो काफ़ी कम रहेगा। आमतौर पे अगर आप देखें तो आपकी बोन्स में और आपकी कार्टिलेज में दोनों में ही डेली वेयर एंड टेयर होता है, मतलब कुछ जो पोर्शन है वो रोज टूटता है और नया भी बनता है। लेकिन अगर उस पर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा तो जो टूटने की क्रिया है वो ज़्यादा होगी और बनने की कम होगी। तो उस केस में घुटने हैं वो आपके डैमेज हो जाएंगे, या बोन्स में भी, जिसको मैंने पहले बताया कि स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसमें विटामिन ई कितना फ़ायदेमंद होता है देना मसल्स की ताकत के लिए, और कैल्शियम की कितनी ज़रूरत होती है खिलाड़ियों को खाने में? जी, जितनी भी बॉडी में आपकी मसल्स हैं उसमें जो एनर्जी यूटिलाइजेशन है, मतलब आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें जो मसल्स है उसके लिए विटामिन ई काफ़ी एसेंशियल एलिमेंट है। तो जो एथलीट जिनको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है उनके लिए विटामिन ई सप्लीमेंट या जो अपनी डाइट में विटामिन ई है वो इंक्लूड कर सकते हैं। कैल्शियम की जहाँ तक बात है तो वो आपकी प्रॉपर बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हो सके आपको अपनी डाइट में कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉन वेजिटेरियन सोर्स, एक मिलेट होता है धान जिसको कहते हैं रागी, उसमें काफ़ी अच्छा कैल्शियम मिलता है। जी, तो अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपकी डाइट है वो काफ़ी कैल्शियम रिच रहेगी, तो सप्लीमेंट की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ में बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें जिससे बोन्स पे लोड पड़ता रहे और जो कैल्शियम आप ले रहे हैं उसका बोन्स में डिपोजिशन भी हो, मतलब उसमें वो जमा भी हो। जी। डॉक्टर साहब, घुटनों की बात चली थी, खिलाड़ियों के घुटने तो इंजर्ड हो ही जाते हैं जी, पर 50-60 साल की उम्र के बाद जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, आम आदमी के भी घुटने तकलीफ देने लगते हैं जी, और अब तो बहुत कॉमन हो गया जॉइंट रिप्लेसमेंट। पहले तो बहुत डरते थे लोग जी, अब तो क्या नकली घुटना लगवा के आ गया, मैं बिल्कुल चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, सीढ़ी चढ़ सकता हूँ। ऐसे कई महिलाएं खास तौर पे मिलती हैं जो कहती हैं 70 साल की उम्र में कि वो जॉइंट रिप्लेसमेंट करा के आ गई और बिल्कुल पहले जैसी हो गई, अदरवाइज बहुत दर्द से कराती रहती थी। तो ये जॉइंट रिप्लेसमेंट क्यों ज़रूरी है और कैसे होता है और उसका क्या इफेक्ट शरीर पे पड़ता है, लाइफ पे, दिनचर्या पे? जी, जॉइंट रिप्लेसमेंट है वो आमतौर पे जो 60 की एज के बाद में घुटने जो ख़राब हो जाते हैं, उसकी जो कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, अगर उस केस में आप अपना जो डेली रूटीन है वो नहीं कर पा रहे हैं, आपको असहनीय दर्द है, आपको सिंपल बैठने उठने में ही दर्द होने लग गया है, आप बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे हैं, आपको इवन टॉयलेट एक्टिविटी तक जाने में प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में जो आपकी दवाएं हैं, आपकी एक्सरसाइज है, जो और दूसरी जो छोटी सर्जरीज होती है वो सक्सेसफुल नहीं होती है, तो उस केस में आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है। तो सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि इसमें जो जॉइंट है वो पूरा बदल दिया जाता है, मतलब आपको कोई एक मशीन फिट कर दी जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जॉइंट रिप्लेसमेंट है वो एक सामान्य सर्जरी की तरह ही है, और इस सर्जरी में जो आपकी जो कार्टिलेज जो डैमेज हुई है उसकी सिर्फ रीसर्फेसिंग की जाती है, मतलब वो सिर्फ सरफेस चेंज की जाती है, ना कि कोई मशीन फिट की जाती है। इसमें आपकी जो बोन्स है वो बिल्कुल पहले जैसी ही रहती है। इसमें आप देखें तो 10 मिलीमीटर के आसपास की एक लेयर होती है जो आपके ऊपर की बोन, जिसको थाई बोन बोलते हैं, नीचे की टिबिया बोन होती है, इस पर सिर्फ एक लेयर जैसी बनाई जाती है जिसको रीसर्फेसिंग कहते हैं। और जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद में सामान्यतः लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं दूसरे दिन ही दौड़ने लग जाऊं, भागने लग जाऊं या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर लूं, तो ये एक रियलिस्टिक बात नहीं होगी। अब अगर अपन जैसे जोड़ में अगर कोई डैमेज हुआ है तो बार बार उसमें डैमेज की वजह से जो मांसपेशियां हैं वो काफ़ी वीक पड़ जाती है। तो अगर आपकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा वीक होगी तो आपकी रिकवरी भी काफ़ी स्लो रहेगी। अगर आप अर्ली स्टेज में, जब आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि अब आपको करवाना है, तो आप उस समय पे जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाएंगे तो आपकी मांसपेशियां ज़्यादा डैमेज नहीं हुई होगी, उसमें वीकनेस ज़्यादा नहीं आई होगी, तो आपकी रिकवरी फास्ट रहेगी। तो आपने जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाया तो उसके 15 से 20 दिन बाद में आप अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, चल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डिले करें, जैसे आपने मान लो 5-7 साल तक जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं कराया, आपकी घुटने हैं वो बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं, मांसपेशियां बहुत वीक हो गई है, तो उस केस में रिकवरी स्लो हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि उसको मांसपेशियों के वीक होने से
पहले ही करवाया जाए और जब आपको एडवाइस मिली है उसके कुछ पर्टिकुलर समय के अंदर में ही करवाया जाए। डॉक्टर साहब, जैसे कई खिलाड़ी खासतौर पे क्रिकेट में इंजर्ड होते हैं, घुटने या ऐसी चोट लगती है उनको, और 2-3 महीने इलाज कराते हैं, वापस लौट के आते हैं, तो इलाज के बाद लौटने से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क पड़ता है या वैसी फिर से रिकवर करके उसी परफॉर्मेंस आ सकते हैं? देखिए, आजकल जो टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ है जिसको अपन आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी या की होल सर्जरीज कहते जी हैं, हाँ। तो उसकी वजह से जो एथलीट्स की जो परफॉर्मेंस है वो इंजरी के बाद में है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। पहले जो सर्जरीज की जाती थी वो बिल्कुल ओपन सर्जरीज होती थी जिसमें बहुत ही बड़ा चीरा उनके आता था, लेकिन आजकल की होल मतलब आपके 2 या 3 मिलीमीटर के जो स्टिच लगते हैं, कुछ होल्स बनाए जाते हैं जिससे आपके घुटने में या कंधे में कोई चोट लगी है तो उसको दूरबीन से चेक किया जाता है, फिर उसमें जो चोट होती है उसको करेक्शन किया जाता है। कॉमनली एसीएल लिगामेंट है वो काफ़ी डैमेज रहता है और ये सर्जरी है वो काफ़ी कॉमन होती है। तो एसीएल इंजरी के बाद में अगर आप देखें तो मोस्टली जो एथलीट्स हैं वो वापस उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। हालांकि ये जरूर डिपेंड करेगा कि आपकी जो इंजरी है उसकी गंभीरता कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी होगी तो चांसेस हालांकि कम होते हैं, लेकिन जो अभी टेक्निकल एडवांसमेंट है, जो सर्जरीज हैं और जो रिहेबिलिटेशन है, आप ये देखेंगे कि जो फिजियोथेरेपी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। साथ में जो सपोर्ट स्टाफ है, जो स्पोर्ट्स फिजिशियन होते हैं या जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी भी सहायता वो ले सकते हैं और जल्दी से जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे अब ओलंपिक सामने आ रहे हैं, इस बार है कोई ओलंपिक में जाने का आपका? नहीं, इस बार मैं काफ़ी अपने जो प्रोफेशनल एक्टिविटी है एज ए डॉक्टर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ, तो उस समय पे मुझे काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। अच्छा, जी जी। डॉक्टर साहब, ये जो भारतीय टीम जाएगी, तो क्या ये टीम जाती है उससे पहले उनका मेडिकल चेकअप इस तरह होता है, फिटनेस कितनी है और कितना दौड़ सकते हैं, कितना स्ट्रेस झेल सकते हैं, कैसे टेस्ट होते हैं ये? जी, किसी भी स्पोर्ट्स में खेलने से पहले खिलाड़ियों का प्री पार्टिसिपेशन एग्जामिनेशन किया जाता है जिसमें कुछ एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ उनके फिजिकल टेस्ट होते हैं, कुछ उनके जो मेडिकल टेस्ट होते हैं। तो जो पार्टिसिपेशन से पहले हमेशा उनका चेकअप होता है। और स्पेशली अगर बात करें ओलंपिक गेम्स की, तो जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन है काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और हर एथलीट का प्रॉपर चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, ये एक सवाल है, ऐसे ही स्पोर्ट्स इंजरी का तो नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स वालों का है, डोप टेस्ट वाला, कि डोप टेस्ट में कई बार फेल हो जाते हैं और खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं खेल से। ये कैसी बीमारी है, क्या है? कोई दवाइयों से भी डोप टेस्ट में फेल हो जाते हैं, ड्रग्स लेने से भी? जी, कुछ जो एथलीट्स हैं उनको प्रॉपर जानकारी नहीं होती है जो डोपिंग के नियम हैं। तो इसमें जो इंटरनेशनल अथॉरिटी है वो है वाडा, जो डोपिंग की प्रॉपर जो वर्ल्ड की जितनी भी एजेंसीज है, जिसमें अपनी जो इंडियन ओलंपिक कमेटी है, इनके सबसे के साथ में कोऑर्डिनेट करके जो एथलीट्स को है वो अवेयर भी कराती है और साथ में वो डोपिंग ना हो इसकी भी प्रॉपर कई शक्तिवर्धक दवाइयाँ ले लेते हैं जी, और उससे डोप टेस्ट में फेल हो जाते हैं। जी, तो कुछ जो इवन आप ये देखें ना केवल शक्तिवर्धक दवाइयाँ बल्कि कुछ देश में जो आपकी सिंपल कफ सिरप होती है उसमें भी कुछ ऐसी दवाइयाँ मिली होती है कि हाँ, अगर उनको प्रॉपर जानकारी नहीं हो उस फॉर्मुलेशन की, तो जैसे अगर कोई एथलीट गया यहाँ से जापान, और जापान में जो कफ सिरप मिलेगा उसमें अगर कोई ऐसी ड्रग्स हो, ऐसी कोई दवाई हो जो कि वाडा के नियमों के हिसाब से बैंड हो, तो वो सिंपल कफ सिरप भी अगर सिंपली ले लेंगे तो वो हो सकता है कि खेल से बाहर हो जाएं। खेल से बाहर हो जाएं। तो प्रॉपर नियमों की जानकारी और अगर उनके साथ में जो ट्रेवलिंग डॉक्टर है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि एथलीट को प्रॉपर गाइड करे कि कोई भी दवाई लेने से पहले या तो जो वहाँ पर तैनात स्पोर्ट्स फिजिशियन डॉक्टर है उससे जानकारी ले, या जो आपके साथ में डॉक्टर उससे जानकारी ले, उसमें कंटेंट मालूम कर ले। यस, खास तौर पे ड्रग क्या है उसमें। और उसमें नियम इतने सख्त हैं कि आप ये भी नहीं कह सकते कि मैंने भूलवश ही ले लिया है। अगर आपने ली है तो आप फिर दोषी हैं। बिल्कुल। जी जी। तो डॉक्टर रजत जहांगीर से आज हमने जाना स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में, खेलने वालों की खेल में जो चोट लग जाती है वो कैसे खेल में ठीक कर दी जाती है, वापस वो खेलने लायक भी बना दिए जाते हैं, और कैसे मैदान में खेलते हुए खिलाड़ी को अगर अचानक भी चोट आ जाए वापस से तुरंत इंजरी को दुरुस्त करके खेलने लायक बनाना है, खड़ा करना है, तो कैसे किया जाता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी जानकारी दी, घुटनों को लेके, कंधों को लेके, एडी को लेके और पुल मसल को लेके और टेनिस एल्बो को लेके सारी जानकारियाँ आपने दी और हम डोप टेस्ट तक आ गए। इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एक नए विषय पर आज हम अपने दर्शकों के सामने चर्चा कर पाए, आपसे मुखातिब होकर आपका बहुत शुक्रिया।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर।